हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट यानी कॉलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसके इन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी जीन पियाजे या वाइगॉट्स्की की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के बारे में। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट यानी मॉरल और डेवलपमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हमें मॉरल पता होना चाहिए, फिर डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तरीकों से होता है, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने अभी बात की थी, जिनके जिनके ऊपर जो थ्योरी लिखी है वो जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है। जीन पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की भी बात की है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, जैसा आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल जो कॉलबर्ग ने जो थ्योरी लिखी है वो किसके बारे में लिखी है? मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। और जीन पियाजे ने भी इसी बारे में पहले लिख चुके हैं, बल्कि कह सकते हैं हम कि कॉलबर्ग ने उनकी जो थ्योरी थी उसे मॉडिफाई करके उसे एक नया रूप दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कॉलबर्ग अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या कहते हैं, क्या उनकी थ्योरी हमको उनसे सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कॉलबर्ग क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट है तो मॉरलिटी जानना जरूरी है। नैतिकता क्या होता है, नैतिक विकास क्या है, उसे हमें पहले जानना जरूरी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई प्रिंसिपल गलत या सही चीज को बताने के लिए बना हो, यानी वो प्रिंसिपल जो राइट या रॉन्ग या गुड और बैड के बारे में बताने के लिए बना गया हो, उसको आप मोरालिटी बोलते हैं। यानी उचित अनुचित विचार के सिद्धांत ही नैतिकता कहलाता है। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंसर्निंग व्हाट इज गुड और बैड और व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर इज कॉल्ड मोरालिटी। तो मोरालिटी होता है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है ये आपको कॉलबर्ग बताएंगे अपनी थियरी के अंदर। उन्होंने क्या स्टेजेस रखी हैं, किस तरीके से उन्होंने क्या ऑब्जर्व करके इन तीन स्टेजेस दिए हैं, जिसे हम प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बच्चों को कहानियां सुनाई हैं, और उन कहानियों में से ये एक ऐसी कहानियां थी जिसमें दुविधाएं थी, यानी डायलेमा थे, यानी बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इन कहानियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत फेमस कहानी है, वो है आपकी हीन्स डायलेमा। हीन्स डायलेमा के बारे में बताते हैं कि हीन्स किस तरीके से दुविधा में पड़ गया। वो एक कहानी थी, उस कहानी पर बेस्ड कॉलबर्ग ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं और उसी के बेस पर उन्होंने ये तीन स्टेजेस का निर्माण किया है। तो पहले बात करेंगे कि ये हीन्स का डायलेमा क्या है, इनकी क्या थ्योरी है या इनकी क्या कहानी है जिसके ऊपर ये एक थ्योरी बनी है। तो चलिए बात करते हैं हीन्स के डायलेमा की। हीन्स एक यूरोप में रहने वाले एक सिटीजन है जिनकी वाइफ जो है वो उन्हें कैंसर हो चुका है एंड शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, यानी वो मरने की कागार पर पहुंच चुकी है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब हीन्स इतना भी पैसा उस पर नहीं है कि वो हर चीज हर जो भी इलाज हो सकता है वो सारा करवा दे। हीन्स की भी माली हालत बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो हीन्स जो है परेशान है कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है। फिर डॉक्टर जो बताते हैं कि ये एक ही ड्रग से ठीक हो सकती हैं, जो ड्रग अभी न्यूली डिस्कवर्ड एक ड्रगिस्ट ने किया है। यानी एक ऐसी मेडिसिन अभी डिस्कवर हुई है जो अभी किसी ड्रगिस्ट ने की है और वो उसी के पास मिलेगी, इसके अलावा वो आपको मेडिसिन किसी के पास नहीं मिलेगी। तो हीन्स भागे भागे जाते हैं उस ड्रगिस्ट के पास। मैं आपको बता देता हूं कि वो जो ड्रगिस्ट था उसने वो एक पर्टिकुलर दवाई बनाई थी इस पर्टिकुलर कैंसर को क्योर करने के लिए। तो वो उसकी जो लागत आई थी उसे पर्टिकुलर दवाई बनाने के लिए वो सिर्फ $200 थी, लेकिन क्योंकि उसकी मोनोपोली थी और उसके अलावा ये दवाई किसी के पास थी नहीं, तो उससे क्या होता है वो उसे 10 टाइम्स प्रॉफिट पर बेच रहा था, यानी $2000 में उसे बेच रहा था। ये बहुत ही ज्यादा था हीन्स के लिए। हीन्स के पास एट अ टाइम सिर्फ $1000 थे पे करने के लिए। ड्रगिस्ट ने उससे कहा कि मैं आपको $1000 दे रहा हूं,
आप मुझे दवाई दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको ये अगली पेमेंट यानी जो बची बकाया पेमेंट है मैं उसे दे दूंगा। लेकिन ड्रगिस्ट इस बात को नहीं मानता है। इस पर हीन्स क्या करते हैं, वो इमोशनल होके दुकान के अंदर घुस जाते हैं और घुस के वो दवाई चुरा लेते हैं। अब क्या होता है, कहानी यहीं खत्म हो जाती है और फिर कॉलबर्ग जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं कि भाई हीन्स को क्या वो मेडिसिन चुरानी चाहिए थी, क्या हीन्स को उस मेडिसिन को चुराना नहीं चाहिए था। तो ये सारी की सारी बातें क्वेश्चंस वो करते हैं बहुत सारे बच्चों से, तो उन्हें बहुत सारे जवाब मिलते हैं। कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं, कोई अपने रीजन देता है। तो इन सारे आंसर्स को वो कैटेगराइज्ड करते हैं कि किस उम्र के बच्चे ने क्या जवाब दिया है, वो कैटेगराइज कर लेते हैं और ऐसी वो 3 कैटेगरी बनाते हैं। तो उन्हीं कैटेगरी को हम जानेंगे कि वो क्या कैटेगरी बनाई है कॉलबर्ग ने, और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले स्टेज जो बनाई प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसे हम हिंदी में रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन बोलते हैं। ये एज जो है 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। एज कोई स्पेसिफाई नहीं है और ना ही एज आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। बहरहाल ये एक अंदाजा है, 3 साल से 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज के अंदर होते हैं। इस स्टेज के अंदर भी 2 लेवल कह सकते हैं आप, या 2 क्वालिटी होती हैं। इस स्टेज के बच्चे क्या कहेंगे, इस स्टेज के बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वालिटी उनके अंदर होती है ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। ओबेडियंस यानी आज्ञा, ये गलत लिखा है अंग्रेज, सॉरी फॉर दिस, आज्ञा और दंड। तो अगर आज्ञा और दंड वाला उन्हें कॉन्सेप्ट पता रहता है, यानी इस उम्र के बच्चे से, यानी जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, वहां उससे पूछा गया कि भाई हीन्स को ये चोरी करनी चाहिए थी या नहीं। तो क्योंकि वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज के अंदर है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं। क्यों? उसे आज्ञा का पालन करना था, वरना उसे पनिशमेंट होगी, यानी ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। यानी इस उम्र का बच्चा, यानी इस लेवल पर जब बच्चा रहता है, तो वो हमेशा ये सोचता है अगर मैं ये रूल फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे हीन्स की थ्योरी को, मतलब उसने हीन्स को चोरी नहीं करनी चाहिए थी मेडिसिन। फिर उसी एज में एक दूसरी स्टेज भी होती है, वो होती है आपकी इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। तो उसी एज के अंदर कुछ बच्चे ने जवाब भी दिया कि नहीं, कि भाई हीन्स को चोरी कर लेनी चाहिए थी। क्या? अब क्या कर लेनी चाहिए थी, ये जो जवाब दिया बच्चों ने इसी एज के अंदर, इसी लेवल के अंदर, ये भी जवाब था कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए थी हीन्स को। उनका क्या रीजन था? इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। यानी इस उम्र में बच्चा जो व्यक्तिवाद होता है, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसका, और अदला बदली का रूल रहता है। या इसमें लिखा है देखिए, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। यानी अगर आप मेरा काम करोगे तो मैं भी आपका काम कर दूंगा, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। छोटे बच्चों का होता है ना, कल मैंने तुम्हें टिफिन में से खाना खिलाया था, आज तुम मुझे टिफिन में से खाना खिलाओगे। तो ये एक साइकोलॉजी होती है इस एज के अंदर। इस एज का बच्चा जो है अदला बदली बहुत करता है। मैंने कल तुम्हें एक इरेजर दी थी तो आज तुम मुझे भी इरेजर दो। कल मैंने तुम्हें उस पनिशमेंट से बचाया था तो आज मुझे तुम बचाने के लिए वो एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ पे वो कहता है हीन्स को चोरी कर लेनी चाहिए थी, और फिर क्योंकि दवाई ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस वक्त, ठीक है, तो उसे पनिशमेंट मिल जाएगी, उसके बदले में नहीं अदला बदली हो जाएगा। तो इस स्टेज में 2 जवाब हुए, एक तो हाँ का और एक ना का। हाँ का एक उसी स्टेज में आया कि भाई हमें ओबेडियंस रहना चाहिए, वरना हमें पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए बच्चा इस उम्र के अंदर ओबेडियंस होता है, आज्ञा का पालन करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज में क्या होता है, यह तो होता है रूढ़िगत चिंतन। ये 7 साल से 13 साल की उम्र के बच्चों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर 2 क्वालिटी होती हैं, एक तो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और दूसरा होता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यानी इस एज में, या फिर हम कह सकते हैं इस लेवल में आके बच्चा इस तरीके से सोचता है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है और इनका हमें हरगिज पालन करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी आपस का जो रिलेशनशिप उनका ये रहता है गुड बॉय या फिर बैड बॉय। ये थोड़ा मेरे ख्याल से गलत लिख दिया गया, गुड बॉय या गुड गर्ल।
यानी गुड बॉय गुड गर्ल का कंसेप्ट रहता है। गुड बॉय गुड गर्ल यानी यहाँ पर इस एज में हमेशा बच्चा क्या सोचता है कि वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, और जब वो अच्छा बनने की कोशिश करता है तो वो चोरी नहीं करेगा। तो जब इस एज की उम्र से बच्चे से पूछा गया कि भाई हीन्स को क्या करना चाहिए था, तो यहाँ पर भी दो जवाब आते हैं, एक में हाँ आता है, एक में ना आता है। जो गुड बॉय बैड बॉय वाली थिंकिंग है, ठीक है, उसमें बच्चे बोलते हैं कि हीन्स को मेडिसिन चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी वाइफ जो उससे एक्सपेक्ट कर रही होगी कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड बॉय, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा इस तरीके से सोच रहा है कि हमें गुड और बैड, गुड रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, हमें गुड बैड और या गुड गर्ल बनना चाहिए, तो उसकी सोच यहाँ पर रहती है। इसी एज के अंदर दूसरी सोच भी होती है, वो होती है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स, यानी मेंटेनिंग लॉ विद लॉयलिटी टू फैमिली। यानी इसका मतलब यह है कि हाँ, क्योंकि उसे हिंस को चोरी कर लेनी चाहिए। चोरी क्यों कर लेनी चाहिए उसे? क्योंकि उसकी फैमिली की इंपॉर्टेंस, उसे लॉयल रहना है, उसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को भी निभाना है। हाँ, अब क्योंकि उसने चोरी की है तो उसको सजा भी भुगतनी होगी, यानी उसे अपने लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोगों को ये मैसेज ना पहुंचे कि हाँ भाई कोई अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इस एज में आके बच्चा अथॉरिटी की, लॉज की, प्रिंसिपल्स की, फैमिली रूल्स की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा उन्हें फॉलो करता है। तो यहाँ पर बच्चे दो ओपिनियन है, ए ऊपर यस, उस पर ऊपर नो बोला कि गुड बॉय और बैड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है, कि क्योंकि वहां पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक गुड बॉय है और गुड बॉय से कोई चोरी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। नीचे जो दूसरा आपका स्टेज आती है, इसी लेवल के अंदर दूसरी जो स्टेज आती है, वहां कहता है चोरी कर लो लेकिन फिर सजा भी भुगतो, क्योंकि ये भी हमारा लॉ है, हमें लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये लॉ हमारे लिए ही बने हैं। तो ये एज होती है आपकी, ये लेवल है आपका दूसरा कन्वेंशनल। लास्ट जो है आपका लेवल 3 यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जैसे हम बोलते हैं रूढ़िवादिता के बाद जो हमारा लेवल आता है वो क्या है। ये लेवल जो है बहुत ऊंचा लेवल होता है, और इस लेवल के अंदर भी दो स्टेजेस होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेज में बच्चा ये इस तरीके से सोचता है, ये आपको मैं एज बता देता हूँ इसकी, ये 13 साल से अबव, यानी 13 साल से अब कितना भी बड़ा बच्चा हो जाए, ये उस एज के लिए है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये बोल मानता है सम सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल यानी किसी आदमी के कुछ राइट्स होते हैं। वो कहते हैं कि सम राइट्स आर अबव द लॉ, यानी कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कानून से ऊपर होते हैं। उनका ये मानना होता है कि अगर उसने चोरी कर ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको जो है कहते हैं ना राइट टू हैव अ गुड हेल्थ, या फिर राइट टू हैव मेडिकल फैसिलिटी। उसे मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर उसने अब ये चोरी कर ली है तो कोई बात नहीं। ये बहुत ही ऊंचा लेवल है थिंकिंग का, यहाँ पे पर्सनल थिंकिंग सोचता है बच्चा, यानी यहाँ पे ये नहीं सोचता कि जो लॉ है वो तोड़े नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ बच्चा सोचता है कि अगर इंसानियत के लिए कोई लॉ टूट जाता है तो टूट जाए। अगर किसी एक कहता ना, किसी एक झूठ से किसी की जान बचती है तो वो झूठ नहीं होता है, ठीक है। तो वो आप, हालांकि झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन अगर किसी की जान बच रही है, किसी का हम कह सकते हैं कि कोई इंसानियत का भला हो रहा है, तो वहां पे वो रूल को तोड़ा जा सकता है। फिर इसी स्टेज में और एक लेवल आता है जो सबसे हाई लेवल होता है, वो हर किसी में नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, और जैसे आपके स्वामी विवेकानंद हैं, और ये आपके जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी महात्मा गांधी हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, फॉलोइंग यूनिवर्सल लॉज एंड लिसन टू इनर वॉइस, ये इस एज में आके, इस लेवल, एज नहीं कहूंगा इसे, ये लेवल है, इस लेवल में आके बच्चा जो है या फिर अडल्ट जो है वो इस तरीके से सोचता है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यानी जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उन्हें फॉलो करना है हमें, और जो हमारी इनर वॉइस है यानी अंदर की अंतरात्मा की जो आवाज है उसे हमें सुनना चाहिए, हालांकि चाहे वो सबको बुरी लगे या फिर चाहे वो सबके अनुसार ना हो। अगर मान लीजिए अगर गांधी जी भी सबको जैसे और लोग फॉलो कर रहे थे, सब इसी तरीके से चलते, तो आज गांधी जी नहीं होते। सो दीज आर द एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, अगर वो भी
नॉर्मल ये मान लेते हैं कि मैं भी नासा चले जाता हूँ जैसे और लोग जा रहे थे, तो हो सकता है तो आज उन्हें कोई नहीं जानता। उन्हें क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए ही बहुत सारी चीजें की हैं। तो ये एक्सेप्शनल हैं सारे, एक्सेप्शनल। ये लेवल किसी किसी पर ही आता है, हर किसी पर ये हर कोई इस लेवल पर नहीं पहुंचता। तो ये थे मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल। मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहला लेवल है, यहां पर बच्चा ये मानता है कि आज्ञा करेगा वो पूरी, यानी अगर वो आज्ञा नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और फिर दूसरा इसका क्वालिटी होती है कि अदला बदली, यानी आज अगर तुमने मुझे ये दिया तो तुम बदले में तुम मुझे ये दोगे। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। फिर दूसरा है आपका गुड बॉय बैड गर्ल, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंसेप्ट है कि बच्चों को हमेशा अच्छा दिखना होता है। आपने देखा होगा इस एज में बच्चा ये देखता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, मैं क्लास में अच्छा दिखूंगा, सब मुझे गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेंगे, तो ये ज्यादा रहती है। और ये इस स्टेज में बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। इस एज के अंदर पर्सनल लॉज और पर्सनल थिंकिंग और इंडिविजुअल एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन लॉज। यानी जो लॉज बनते हैं वो तोड़े जा सकते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है अगर वो किसी इंसानियत का भला नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी 3 स्टेजेस है जो कॉलबर्ग ने दी हैं। जीन पियाजे ने भी इसके बारे में बात की है, जीन पियाजे ने ही शुरुआत की थी, फिर कॉलबर्ग ने इसे मॉडिफाई किया। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कॉलबर्ग ने 3 स्टेजेस दी हैं, आपका एक प्री कन्वेंशनल, आपका कन्वेंशनल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल। जीन पियाजे ने सिर्फ 2 ही आपकी स्टेजेस हैं, जो 2 स्टेजेस में आपको बताता हूं, तो जो आपकी कन्वेंशनल है और जो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल है, सिर्फ इनके बारे में बात की है। और उन्होंने उसे नाम दिया है जीन पियाजे मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस। जो है एक तो हेट्रोनॉमस स्टेज है और दूसरा है आपका ऑटोनॉमस स्टेज। हेट्रोनॉमस स्टेज का मतलब होता है रूल्स मेड बाय डिवाइन, यानी जो आपकी कॉलबर्ग वाले में कन्वेंशनल स्टेज है। कन्वेंशनल स्टेज में ये तो होता है कि रूल्स जो है एब्सोल्यूट है, रूल्स को मानना ही पड़ेगा। तो यही हेट्रोनॉमस स्टेज भी है कि रूल्स जो है डिवाइन ने बनाए हैं, इसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर आपका है ऑटोनॉमस स्टेज। ऑटोनॉमस स्टेज बिल्कुल उसकी तरह है जैसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है कि हम ये नहीं होती, रूल्स को तोड़ा जा सकता है। तो इसी तरीके से ऑटोनॉमस स्टेज जो लिखी हुई नजर आ रही है आपको, रूल्स नॉट मेड बाय डिवाइन, वो ये मानते हैं कि जो रूल्स है भगवान ने नहीं बनाए हैं बल्कि इंसानों ने ही बनाए हैं, इनको तोड़ा जा सकता है, इनके बारे में बात की जा सकती है, इनके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, इन्हें बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो 2 स्टेजेस जीन पियाजे ने दी हैं, हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस स्टेजेस। ये हेट्रो और ऑटो बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे कॉलबर्ग की दूसरी और तीसरी स्टेज है। इसे आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी आप कहीं पर भी हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड स्टे सेफ।